चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चनों की। क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चन आ रहे हैं डेली आपके सामने, और मस्त तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन आपको डेली मिलने वाले हैं और डेली मिल रहे होंगे। आपने यदि हमारे चैनल पर नए हो साथियों, जय हिंद दोस्तों। आप साथियों स्वस्थ होंगे और साथियों मस्त होंगे, मुझे उम्मीद भी है। और आपकी तैयारी बहुत जोर तोरों से चल रही होगी। और साथियों मुझे ये भी पता चल चुका है कि आपका पेपर आ चुका है। तो साथियों आपकी तैयारी जबरदस्त होगी और जिंदाबाद होगी। और साथियों आपके सामने तीसरी क्लास टॉप 30 क्वेश्चनों की लेकर आया हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दबाकर वीडियो को शेयर भी करा करें और लाइक भी करा करें। यदि आपको कोई डाउट है तो साथियों कमेंट में जरूर बताया करें, तो ताकि उससे हमें अगली वीडियो के माध्यम से उस डाउट को हम खत्म कर सकें। तो साथियों टॉप 30 क्वेश्चनों की ओर ले चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखेंगे साथियों क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। भारत का तोता, भारत का तोता या कहते हैं तूती है हिंद, तूती ए हिंद किसे कहते हैं, तूती ए हिंद किसे कहते हैं, बता दीजिए दोस्तों। जिस भाई को क्लियर पता है तो उस क्वेश्चन को आंसर बता सकता है, नहीं पता है तो साथ ही इस क्वेश्चन को नोट कर सकता है। शानदार क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करेंगे। तो देखिए भारत का तोता या तूती ये हिंद किसे कहते हैं, तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का जन्म पूछ ले आपसे किस जिले में हुआ था और किस राज्य में हुआ था। तो साथियों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। और एटा जिले में एक गांव पड़ता है पटियाली, पटियाली में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। आपसे पूछ लें कि तबला का जनक कौन है तो अमीर खुसरो का नाम, तबला का जनक कौन होगा, अमीर खुसरो होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान गद्दी पर, गद्दी पर कब से कब तक बैठी, कब से कब तक बैठी, रजिया सुल्तान गद्दी पर कब से कब तक बैठी। तो साथियों यदि आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर दबाकर आंसर दीजिए, नहीं पता है तो आप अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि स्पीड के साथ हम इन 30 क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। तो देखिए रजिया सुल्तान का शासन चला था 1236 से लेकर 1240 तक, इनका शासन चला था 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान ऐसी महिला थी जो प्रथम महिला सुल्तान बनी, वह प्रथम महिला सुल्तान बनी। आपसे पूछ ले कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो आप बताना है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा इंडिका पुस्तक किसने लिखी, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, इंडिका पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी, बता दो मेरे भाइयों, बता दीजिए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, लाजवाब क्वेश्चन है ना, दमदार क्वेश्चन है ना। तो साथियों जब दमदार क्वेश्चन लग रहे हैं तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर भी करा करो, उन भाइयों तक पहुंचा दो जो भाई जुनून के साथ कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं एक वर्दी के तौर पर। तो साथियों इंडिया पुस्तक है जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। ये भी नोट करके लिख लेना है, क्योंकि पुस्तक आ सकती है आपके पेपर में, ये भी आ सकती है, शायद ये कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, बता दीजिए दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। यह साथियों यदि नहीं पता है तो सुन लीजिए, शानदार ट्रिक है इसकी। गौतम बुद्ध के पूरा जीवन परिचय ना सभी याद हो जाएगी एक लाइन में, एक लाइन ऐसी शानदार है, ट्रिक के माध्यम से सभी को बताऊंगा। सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो एक बार दबाकर लाइक करना साथियों, ये सपोर्ट तो करते रहो, ये सपोर्ट तो करते रहो। तो देखिए गौतम बुद्ध का जन्म साथियों कहां हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था, लुम्बिनी में। आपसे सन पूछ ले कौन सी सन में हुआ था, तो साथियों आप बता देना कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब समझते हो कि ये साथियों पीछे बैक चलती है, ये बैक चलती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला पूछे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, इससे बनेगा गौतम बुद्ध से कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। आपसे पूछ ले गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बता दीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। तो साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ, ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों इसकी एक शानदार ट्रिक बता दे रहा हूं कि मृत्यु कहां हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, इनका जन्म कहां हुआ। तो साथियों याद रखना है, ध्यान से सुनना है, वो बोल रहा हूं लिखना नहीं हो। देखिए गौतम जन्मे लुम्बिनी में, बोध गया में ज्ञान, मतलब इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी।
पीपल वृक्ष के नीचे। आगे, गौतम जन्मे लुम्बिनी में, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख रही। मतलब इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला, गौतम जन्मे लुम्बिनी में, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख रही और कुशीनगर में प्राण। तो साथियों इनके प्राण निकले थे, कहां निकले थे? कुशीनगर में निकले थे। और कौन सी सन में निकले थे? 483 ईसा पूर्व में निकल गए इनके प्राण। ध्यान रखना ये भी। कहां मृत्यु हुई? मृत्यु कहां हुई? कुशीनगर में। कहां हुई? कुशीनगर में। कहां हुई? कुशीनगर में। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, जानदार होगा, शानदार होगा। अगला क्वेश्चन, कुल महाजनपदों की संख्या। कुल महाजनपदों की संख्या। शायद ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। शायद आपके जो एग्जाम रद्द हुआ है 60,000 वैकेंसियों का, इस क्वेश्चन को साथियों एग्जामिनर ने डाला था। बता दीजिए कुल महाजनपदों की संख्या कितनी होगी? तो साथियों शानदार आंसर होगा इसका कि 16 महाजनपद होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपद कितने हैं, तो साथियों उत्तर प्रदेश में आप 8 टिक करना है। कितने टिक करोगे? 8 टिक करोगे। स्पेशल उत्तर प्रदेश की पूछ ले और टोटल पूछ ले तो 16 टिक करना है। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद बताइए। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। सबसे प्राचीन वेद। तो साथियों आप सभी जानते होंगे, मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि ये सबसे छोटा क्वेश्चन है और सबसे क्या फेमस क्वेश्चन है। जो फेमस क्वेश्चन होते हैं वो सभी को याद ज्यादातर होते हैं। तो साथियों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और इन वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए। कितने वेद हो गए? 4 वेद हो गए। और कौन कौन से होंगे? ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, अथर्ववेद होगा और यजुर्वेद होगा। ठीक है, अगला बात करेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा? इटली की राजधानी क्या होगी? इटली की राजधानी। राजधानियों से साथियों क्वेश्चन आएगा एक आपके पेपर में। या तो देश विदेश की राजधानी पूछ सकता है, या मुद्रा पूछ सकता है, या भारत के राज्यों की राजधानी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आने वाला है, आने वाले ध्यान रखना है। आने वालों ध्यान रखना है, मुद्रा याद कर लेना नोट करके। बहुत मैंने वीडियो डाल दिया है, उसमें देश विदेश की मुद्रा भी है, देश उनकी राजधानियां भी हैं। वही क्वेश्चन डाले हैं वो मैंने, जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं राजधानियां। ठीक है, तो इटली की राजधानी क्या होगी? और इटली की राजधानी क्या होगी भैया? सस्ता है, रोम होगी। और रोम, अब इसे कैसे याद करोगे? देखिए शानदार ट्रिक है। ठीक है, देखिए ट्रिक का मतलब होता है हमें क्वेश्चन याद होना चाहिए, कैसे भी याद हो। ठीक है, हमें कोई लॉजिक लगे या ट्रिक लगे, कुछ भी लगे, हमें शॉर्ट से शॉर्ट याद करना है। देखिए हमने ईंट मार दी तो क्या हो जाएगा? आप रो जाओगे भैया। हमने यदि आपकी ईंट मार दी तो क्या हो जाएगा? रो जाओगे ना, है ना। इसी प्रकार तो ईंट से हो जाएगा इटली और रो से हो जाएगा रोम। इटली की राजधानी रोम होगी। अगला क्वेश्चन, बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार। आग का आविष्कार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आग का आविष्कार बता रहा हूं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो साथियों आग का आविष्कार हुआ था ना पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अब इसे कैसे याद करोगे? देखिए आग किस में लग सकती है? पूरा में लग सकती है। ऐसे याद करना, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, कैसे याद करोगे? आग कहां लगेगी? आग कहां लग सकती है? पूरा में। आग कहां लग सकती है? पूरा में। तो साथियों हम आग से हो जाएगा पुरापाषाण काल। और पहिए का पूछ ले आपसे, पहिए का पूछ ले तो साथियों नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल पहिए के लिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शानदार क्वेश्चन है ना, शानदार क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन होंगे। देखिए कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बता दीजिए भाई, जिसको पता हो। और नहीं पता है तो साथियों नोट कर ले इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, कॉमन है। आप इन क्वेश्चनों को बड़े मत समझना कि ये बड़ा क्वेश्चन होगा लेवल से, नहीं, छोटा ही क्वेश्चन है दोस्तों। बता दो, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष विदेशी बनी थी एनी बेसेंट। कौन बन गई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और कौन सी अधिवेशन बन गई भैया? कौन सी सन बन गई? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। ये तो भैया विदेशी महिला अध्यक्ष बन गई। आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो साथियों आप टिक करोगे कि सरोजिनी नायडू, जो पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? वो थी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी पूरे भारत में। ठीक है, और
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बन गई? सरोजिनी नायडू बनी थी। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। वह 1925 में 1925 में ठीक है 1925 में कानपुर के अधिवेशन में बन गई। कानपुर के अधिवेशन में वह अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को लिखना चाहो लिख सकते हो, फिर आगे चलेंगे दमदारी के साथ क्वेश्चन है साथियों 30 क्वेश्चनों को हम। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है 10वां कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम बता दो भैया। वर्तमान गृह मंत्री का नाम बता दो। वर्तमान गृह मंत्री का नाम बता दो। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम तो साथियों यह है अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अमित शाह ये गृह मंत्री है। साथियों इनको कैसे याद करोगे? इनको कैसे याद करोगे? तो साथियों जो घर अब आपने यदि अमित शाह देखे होंगे तो कैसे हैं वो? मोटे हैं। मोटे हैं ना अमित शाह। तो साथियों जो व्यक्ति घर में रहता है, जो व्यक्ति घर में रहता है कैसा हो जाता है? अमित शाह जैसी, अमित शाह जी जैसा हो जाता है। अमित शाह जी जैसा हो जाता है, मोटे तगड़ा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का पूर्वी राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा भैया? भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो साथियों यदि नहीं पता है और यदि पता है तो बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, उच्च कोटि पर आपकी तैयारी चल रही है। अब की बार साथियों आपका सपना पूरा होने वाला है। तो मेरे दोस्तों भारत का पूर्वी राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आपसे पश्चिमी पूछ ले तो आप बताना गुजरात। आपसे पश्चिमी पूछ ले तो बताना है गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? कहां से गुजरती है? बता दीजिए, बता दीजिए कि भारत की मानक समय रेखा मतलब कि मानक समय रेखा का मतलब होता है जो भारत के समय को निर्धारित करती है वह रेखा भारत के किस राज्य से और किस स्थान से होकर गुजरती है। तो साथियों मुझे उम्मीद भी होगी क्योंकि यह क्वेश्चन कैसा है, कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा। नहीं पता है तो साथियों सुन लीजिए और देख लीजिए। भारत की मानक समय रेखा है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास एक जगह है नैनी। नैनी से होकर गुजरती है। नैनी से होकर क्या होती है? गुजरती है मेरे दोस्तों, नैनी से होकर। बात समझ में आई? यदि मिर्जापुर की जगह इलाहाबाद आ जाए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास एक नैनी जगह है, वहां से होकर ये गुजरती है। आपसे पूछ ले कि मानक रेखा है जो मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मेरे दोस्तों आप टिक कर देना 5 राज्यों से होकर यह मानक रेखा गुजरती है जो भारत के समय को क्या करती है? निर्धारित करती है। बात समझ में आई ना? चलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहे कि जो भारत की मानक रेखा है विश्व की मानक रेखा से कितने समय आगे चलती है, कितने घंटे आगे चलती है? तो आप टिक करना है कि 5.5 घंटे आगे चलती है। 5.5 घंटे आगे चलती है, आगे चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य बता दो भैया। कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं या उससे सीमा बनाते हैं? तो साथियों बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जो सीमा निर्धारित करते हैं। और कौन कौन से हो जाएंगे वह? तो देखिए पहला है पश्चिमी बंगाल। कौन सा हुआ? पश्चिमी बंगाल। दूसरा है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तीसरा है मेघालय। तीसरा है मेघालय। चौथा है त्रिपुरा। चौथा है त्रिपुरा। और पांचवा आ जाएगा असम। पांचवा हो जाएगा असम। अब इसका नाम नया हो गया असोम, जिसका नया नाम हो गया असम का असोम। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन निर्धारित करता है? तो आप टिक करोगे बांग्लादेश। यह 4096 मीटर 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है। और सबसे छोटी पूछ ले तो साथियों आप बताना अफगानिस्तान। कौन बताना? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होगा जोजिला दर्रा कहां पर है? जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहां पर है? जोजिला दर्रा कहां पर है? बता दो भैया। जोजिला दर्रा है कहां पर है? शानदार क्वेश्चन है, दर्रे से भी क्वेश्चन बन सकता है, दर्रे से भी क्वेश्चन बन सकता है। बता दो। तो देखिए नहीं पता है सुन लीजिए, देख लीजिए। जोजिला दर्रा है लद्दाख में। लद्दाख में जोजिला दर्रा है। और कौन कौन से दर्रे होंगे जोजिला दर्रे में? लद्दाख में देखिए बरहाल,
बनिहाल, बनिहाल, बनिहाल। और कौन सा होगा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा होगा? बुर्जिल दर्रा। कौन सा होगा? बुर्जिल दर्रा। और कौन सा होगा? और कौन सा होगा? पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये सभी कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख में सभी साथियों जोजिला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है और पीर पंजाल दर्रा भी है। अगला बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन के किस नियम को, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम बताया है या कहा है? बता दो, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा गया है? साथियों शानदार क्वेश्चन होंगे, विज्ञान के जो भी 15 क्वेश्चन होंगे अब बहुत शानदार तरीके से होंगे और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, परीक्षा के लेवल के ही क्वेश्चन होंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों यदि आपको क्वेश्चन मजे लग रहे हैं ना, क्वेश्चन में मजा आ रहा है, तो साथियों जरूर वीडियो को लाइक करके जाना है, नहीं तो देख लेना साथियों, सपोर्ट करते रहना है भाई को। देखिए इसका आंसर बताइए। देखिए न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा है? तो साथियों न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम बता दिया गया है। और न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रहों की गति का नियम, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया भैया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया बता दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है। किसने दिया है? केपलर ने दिया है ग्रहों की गति का नियम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है बता दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? साथियों ऐसी ऊर्जा वाले क्वेश्चन जरूर याद रख लेना, एक बार टॉपिक को चेक कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आए बाई चांस अदर क्वेश्चन पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इसी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों इस टॉपिक को जरूर क्लियर कर लेना। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? ये आप सभी जानते होंगे कि ये सितार है ना, सितार, ये यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? ध्वनि में बदलती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा मजेदार। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कौन बदल सकता है? एक मोमबत्ती बदलती है। कौन बदलती है? मोमबत्ती। आपसे पूछ ले ध्वनि ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन बदलता है? नहीं सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कौन बदलता है? तो यह है जनरेटर। जनरेटर कौन बदलता है? जनरेटर। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप का मान कितना है? परम शून्य ताप का मान कितना होगा बता दीजिए दोस्तों। परम शून्य ताप का मान कितना होगा? तो साथियों परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों ये क्वेश्चन 19 हुए, अभी 11 क्वेश्चन रह गए। वीडियो को छोड़कर मत जाना है, क्योंकि वीडियो को छोड़कर जाओगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को बनाकर ला रहा हूं आपके सामने। यदि आप ऐसा करोगे, वीडियो को छोड़कर जाओगे, तो साथियों ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए शानदार तरीके से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। साथियों क्वेश्चनों को लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जिस भाई को नहीं आए। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? बता दीजिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? तो साथियों प्रकाश की चाल सबसे अधिक 2 जगह होती है, एक तो वायु में होती है और एक निर्वात में होती है। निर्वात मतलब ठोस में, ठोस मतलब घनाकार में, घनाकार में होती है। और कितनी होती है? ये होती है 3 की घात 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, जितनी होती है साथियों। प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होती है या निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हजामत बनाने में, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मेरे दोस्तों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग कई जगह पर होता है, जैसे सोलर कुकर में होता है, टॉर्च की लाइट में होता है, ठीक है, और गाड़ी की हेडलाइटों में इसका प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है,
तो साथियों हजामत, जो हम दाढ़ी बनाते हैं, जो चेहरा देखते हैं, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं उसमें? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। गाड़ी की साइड में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। इस बात को भी नोट करके लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए श्वेत रंग कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रंगों की संख्या बताइए, श्वेत रंगों की संख्या बताइए। बता दो दोस्तों कि श्वेत रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वेत रंग जो बना होता है 7 रंगों से बना होता है, हरा, नीला, पीला, बैंगनी, नारंगी। ठीक है, हरा, पीला, बैंगनी, नारंगी, नीला। ठीक है, इस प्रकार रंगों से ये परीक्षा में पूछा गया था, यूपी पुलिस के पेपर में आया था इस, और ये आया था भैया, ये आया था सुबह की 17 की सुबह में आया था, 17 की सुबह में आया था कि श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो साथियों 7 रंगों से श्वेत रंग का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया था यूपी पुलिस के में। तो आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें ही आया तो नहीं आएगा, आपके में आ सकता है। क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा कि अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं बता दीजिए। अम्ल है जो स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं भैया? ये खट्टे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। और इनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है? अम्ल स्वाद में तो खट्टे तो होते हैं, इनका कार्य क्या है? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर बना देना। लिटमस पेपर होते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले को लाल, और क्षार कर देते हैं भैया, लाल जो क्षार होगा, वो क्षार होगा ना, वो लाल को नीला कर देता है। ये भी ध्यान रखना है। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन क्या होगा साथियों? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। यदि आपको मजा ना आए ना, बहुत साथियों मजा आएगा, जरूर मजा आ रहा होगा। आप ये वीडियो देख रहे हो तो शानदार तरीके से। नाइट्रिक अम्ल क्या है? नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? बता दो। नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नाइट्रिक सॉरी साइट्रिक अम्ल, ये साइट्रिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो भैया आप बताओगे फिटकरी में। किसमें पाया जाता है? फिटकरी में। तो आप बताओगे बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताओगे जरूर, क्योंकि ये भी परीक्षा में आया था यूपी पुलिस की में। ठीक है, ये भी परीक्षा में आया था यूपी पुलिस की में, तो आप आने वाले हो, आपके भी आ सकता है। देखिए नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान बता दो दोस्तों। नींबू का पीएच मान कितना होगा? तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। अब किसे ऐसे कैसे याद करोगे? तो भैया एक नींबू लेकर आए हम। ठीक है, एक नींबू लेकर आए, ऐसे नींबू लेकर आए एक हमने इसको काट दिया, कितने हिस्से बन गए? 2 हिस्से बन गए। अब 2 हिस्से का 4 हिस्से बना दें, 2 और हिस्से बना दें, तो एक यहां से काट दें, एक यहां से काट दें। ठीक है, 2 हिस्से तो ये हो गए और 2 हिस्से ये हो गए, तो कितने 2.2 करना है, कोई दिक्कत वाली बात है? 2.2। अगला क्वेश्चन, ये याद करने की एक लॉजिक है, कुछ नहीं है साथियों, याद करने का एक लॉजिक है। याद करने का क्या है? लॉजिक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि बता दो। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत ग्रंथि होती है, जो शरीर के दाईं ओर स्थित होती है। शरीर के दाईं ओर स्थित होती है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर के दाईं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन साथियों 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है 120 दिन, मतलब के 4 महीने, 4 माह इनका जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछ ले, तो आप बताना भैया 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन। कोई की किताब 1 से 5 दिन भी बताती है, कोई की किताब 1 से 5 दिन बताती है, पर आप याद रखोगे 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के लिए पहला मिशन कौन सा था? पहला मिशन बताइए। भारत ने सबसे पहले चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन भेजा था अपना खुद का? तो साथ ही इसका शानदार आंसर होगा। यदि आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को नोट करके लिख लो प्लीज। सभी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट करके लिख लो कि चंद्रमा, भारत ने चंद्रमा का मिशन, चंद्रमा के लिए मिशन पहला कौन सा छोड़ा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि चंद्रयान-1, चंद्रयान-1, चंद्रयान-1। इस क्वेश्चन का आंसर चंद्रयान-1 होगा। अंतिम 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, देखिए कौन सा क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है?
अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बता दीजिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ये साथियों मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। मुंबई में कहां पर है? तारापुर। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन होगा कि हंसाने वाली गैस का नाम बताइए। हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है तो साथियों इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। जो हंसाने वाली गैस होती है, लाफिंग गैस, उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। तो साथियों ये टॉप 30 क्वेश्चन आपके सामने आए और आपने देखा होगा कि शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो को बंद करने से पहले वीडियो को शेयर करो, लाइक भी करा करो। तो साथियों जरूर कोई दिक्कत वाली बात हो तो जरूर कमेंट करके बताना है। तो साथियों आप अपना सपोर्ट करते रहो भाई को। और जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे करंट की वीडियो के साथ।